Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of June 2026. तो गाइज आज है तारीख 1 जून 2026 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सीरिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आज हमारे सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट आज का अखबार बिल्कुल बेकार था यार। पूरा अखबार पढ़ा, कुछ ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। एक दो छोटी छोटी ज़रूर से हैं, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। बट कल संडे था और संडे में हम लोग रिवीजन करते हैं, आप लोगों को पता होगा। लेकिन कल संडे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें छूट रही थी हमारी, उन्हें नहीं छोड़ना है, उसको थोड़ा सा ग्रैब कर लेना। वो बहुत काम की है, वो मैं आप आज कवर करने वाला हूं, साथ में मिक्स करके कवर करेंगे। सेशन में बने रहना, ये मत सोचना संडे का न्यूज़पेपर छूट गया है, नहीं, इसी में ही कंबाइन करके कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहला आर्टिकल कल ही यहाँ पे पब्लिश हुआ था, जहां पे ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक पर्टिकुलर डील को लेकर डिस्कशन हो रहा है। आपको पता है भाई, ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहली बार हमने कौन से कंट्री को बेचा है? फिलीपींस को, है ना। तो फिलीपींस पहला देश था जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज किया था। ये हम पढ़ते रहते हैं जब से ये डील हुआ है। उसके बाद इंडिया अभी रिसेंटली एक मीटिंग के अंदर में शामिल था। वो कौन सी मीटिंग है? शांग्री-ला डायलॉग, याद है या नहीं है? शांग्री-ला डायलॉग जो बेसिकली सिंगापुर में हर साल होती है। ये शांग्री-ला एक बेसिक तौर पे सिंगापुर में होटल है, वहाँ पे वहीं से नाम रखा गया है इस पर्टिकुलर डायलॉग का। हर साल ये मीटिंग सिंगापुर के अंदर में होती है। इस मीटिंग को कौन कंडक्ट करता है ज़रा बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। एक बॉडी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, आगे बढ़ाऊंगा, बट मैं चाहता हूं आप रिकॉल करके बताओ। तो अभी क्या हुआ, इंडिया की मीटिंग चल रही थी। अब इस शांग्री-ला डायलॉग के अंदर में इंडोनेशिया भी प्रेजेंट है भाई, और वियतनाम भी प्रेजेंट है। तो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह जी, उन्होंने मेंशन किया कि हम ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बड़ी डील कर रहे हैं, वियतनाम के साथ में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वियतनाम इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस मिसाइल को भारत से परचेज करने के लिए। तो इसी के लिए इसके ऊपर में कोशिश किया जा रहा है। और अगर डील यहाँ पर देखो, वैसे ब्रह्मोस मिसाइल को डील वियतनाम ने ऑलरेडी साइन कर दी है, हालांकि पब्लिकली अभी तक इसको अनाउंस नहीं करा गया है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी प्रकार का ब्रह्मोस एक्सपोर्ट डील इंडोनेशिया के साथ में भी हो चुका है, ये भी फाइनल स्टेजेस पर है। तो आप ये इमेजिन कर लेना, अभी तो केवल फिलीपींस तक ये ब्रह्मोस मिसाइल पहुंचा है, अब इंडोनेशिया और वियतनाम तक भी जाएगा। फिर इनके आसपास के पड़ोसी देश भी दिलचस्पी दिखाएंगे भारत से इस मिसाइल को परचेज करने के लिए। समझे? ये देखिए, ये रहा आर्टिकल जो न्यूज़ में बना हुआ था। बट इस आर्टिकल में कमी है, उस कमी से ही क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन में। जैसे केवल इतना ही पढ़कर मत निकलना, डील किसके साथ में हो रही है वो पता है, फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर दिया है वो पता है, वो हमारा करंट अफेयर हो गया। अब इसको लिंक करो जरा ब्रह्मोस मिसाइल के स्टैटिक पोर्शन के साथ में। ये तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है बाय इंडिया एंड रशिया। तो इंडिया रशिया दोनों ने मिलकर साथ में बनाया, नाम इसका ब्रह्मोस रख दिया। अच्छा, नाम रखने के पीछे कोई लॉजिक है क्या? बिल्कुल है। भारत की एक नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी, और रशिया में एक रिवर बहती है मोस्कवा रिवर। दोनों नदियों का नाम मिलाने के बाद में ब्रह्मोस नाम रख दिया गया इस मिसाइल को। यह किस प्रकार का मिसाइल है? फिर से कह रहा हूं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और आप पढ़ते हैं क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। क्या फ़र्क होता है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में? आप ये फोटो देखो, जिससे आपको एक बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी। पीएमएफआईएस का एक बहुत बड़ा इन्फोग्राफिक इन्होंने बनाया है, इन्फोग्राफिक के मामले में बेस्ट है भाई ये, है ना। तो बैलिस्टिक मिसाइल को जब आप लोग देखोगे तो वो इस तरीके से आपने पढ़ा है ना कई बार, कि बैलिस्टिक मिसाइल पहले ऊपर एनवायरमेंट में जाता है, फिर उसके बाद में वापस से एटमॉस्फेयर में री एंटर करता है और अपने टारगेट को हिट करता है ना। लेकिन क्रूज मिसाइल जो है वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाता, वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहता है और इस तरीके से टारगेट को जाकर अपना हिट करता है। तो मान लो ये एटमॉस्फेयर के अंदर है, ये टारगेट है, हमने क्रूज मिसाइल दागा तो क्रूज मिसाइल ये जाएगा और जाके टारगेट को हिट कर देगा। लेकिन ब्रह्मोस ऐसे नहीं जाएगा, ब्रह्मोस पहले ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा तेजी से। ब्रह्मोस कह रहा हूँ, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे नहीं होता। बैलिस्टिक मिसाइल पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, फिर सीधा टारगेट को हिट करता है। और ब्रह्मोस मिसाइल बैलिस्टिक नहीं है, ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक जिसकी रेंज यहाँ पर 1 मार्क से 5 मार्क तक आप देख पाएंगे, है ना। और इसके बाद जो हाइपरसोनिक होती है उनकी 5 मार्क से ज़्यादा स्पीड होती है।
ठीक है, अब फिलहाल आप कह सकते हैं सुपरसोनिक मिसाइल्स वो हैं जिनकी स्पीड 5 माक से कम होती है। 5 माक से कम मतलब ध्वनि की स्पीड से 5 गुना कम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यही आप देख पाओगे। इसका जो ट्रैवलिंग है अराउंड है माक 2.8 टू माक 3। और अगर ये 5 मार्क से ज़्यादा हो जाए स्पीड तो वो सुपरसोनिक कहलाएगा ही नहीं, फिर तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो जाएगा ना, क्योंकि जिसकी स्पीड 5 मार्क से ज़्यादा होती है वो हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल होता है। डेवलप किसने किया है ये हम लोगों ने समझा। ये जो मिसाइल है इसमें खास बात पता है क्या है, इसको आप कहीं से भी किसी प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं। दैट मीन्स ज़मीन से लॉन्च करना हो, समुद्र से लॉन्च करना हो अपने सबमरीन से, हवा से लॉन्च करना हो फाइटर जेट से, या फिर कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म, सभी जगह पे ये कंपैटिबल है, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इन द वर्ल्ड। उस वाली लिस्ट के अंदर में ये कवर होता है। ऐसी बहुत सारी सुपरसोनिक फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल हैं, उसमें अपना एक ब्रह्मोस मिसाइल भी आता है, ये याद रखिएगा। स्पीड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 2.8 से लेकर माक 3 की स्पीड है। इस मिसाइल को डिज़ाइन किया गया है फॉर द प्रीसीजन स्ट्राइक अगेंस्ट लैंड एंड सी टारगेट्स। अगर यहाँ पे ज़मीन पे कोई टारगेट है, समुद्र पे कोई टारगेट है, उसको सटीक तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, तो सटीक तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए ये ब्रह्मोस मिसाइल एक वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल आपको देखने को मिल जाएगा। सटीक टारगेट को ये हिट करता है। फिर क्वेश्चन बनेगा क्रूज मिसाइल, ये भी यूपीएससी ने पूछ रखा है, ब्रह्मोस और क्रूज मिसाइल के बीच का डिफरेंस चेक कर लेना। सारे क्वेश्चन जब मैं कहता हूँ कि पूछ रखा है तो आप वो टॉपिक लिख के पीवाईक्यू लिख कर यूपीएससी पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे वो क्वेश्चन। क्रूज मिसाइल की जब बात करते हैं तो क्रूज मिसाइल हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहता है, याद रखना। कोई बैलिस्टिक मिसाइल की तरह वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकलता, ये ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में ही रहेगा और अपने जर्नी को ट्रैवल करते हुए बिल्कुल हाई एक्यूरेसी के साथ में अपने टारगेट को हिट करेगा। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो अपनी ट्रैजेक्टरी को बड़ी भयंकर तरीके से चेंज करता है, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। समझ गए, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है अबाउट द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ वियतनाम एंड इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और वियतनाम, अभी तक तो फिलीपींस ने परचेज किया था, अब ये दो कंट्रीज क्यों अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? रीजन है साउथ चाइना सी। भाई ये दोनों कंट्रीज साउथ चाइना सी के पास इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं। चाइना के साथ में कुछ रिलेशंस इतने खास बढ़िया हैं नहीं इन कंट्रीज के, और ऑब्वियसली यहाँ पर इनकी जो टेरिटरी डिस्प्यूट है वो चाइना के साथ में बनी रहती है। साउथ चाइना सी को चाइना पूरी तरह से कंप्लीटली क्लेम करता है, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है हम लोगों ने कई बार। तो इसी वजह से यहाँ पर ये लोग एक अच्छा अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि कभी कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट भी हो गया तो अपना बीच बचाव यहाँ पर वो कर सकें। और भारत के भी डिफेंस कॉपरेशन बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। इंडिया भी यहाँ पर क्या करता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर चलता है कि ईस्टर्न कंट्रीज़ की मदद के लिए हम हमेशा खड़े हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। तो डिफेंस कॉपरेशन इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और ज़्यादा मजबूत कर देगा। इतना सिंपल सा फंडा है जो आपको पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों अबाउट शांग्री ला डायलॉग। ये शांग्री ला डायलॉग है क्या एग्जैक्टली? ये एशिया का एक इंपॉर्टेंट प्रीमियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी समिट है, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सम्मेलन जहाँ पे डिफेंस अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, सिक्योरिटी और भी यहाँ पर कह सकते हैं कि अलग अलग मंत्रालयों से जो ऑफिशियल्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं शांग्री ला डायलॉग के अंदर में। हर साल ये मीटिंग कहाँ पर होती है? सिंगापुर में होती है। और इसका नाम शांग्री ला रखा गया है क्योंकि सिंगापुर में शांग्री ला का एक होटल है, उसके ऊपर यह नाम रखा गया है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि बताओ शांग्री ला डायलॉग की ये जो मीटिंग है, ये जो पूरा डिस्कशन है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो इसको ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, IISS। प्लीज़ इसको याद रखिएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ऑर्गेनाइज करती है शांग्री ला डायलॉग को। शांग्री ला डायलॉग में जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, मिलिट्री लीडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम दी अक्रॉस दी वर्ल्ड, ये सब मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट में। क्लियर हो गया? देखो कितनी सिंपल सी चीज़ थी। आर्टिकल में छोटी छोटी चीज़ें छिपी हुई हैं। शांग्री ला डायलॉग के बारे में आर्टिकल में नहीं बताया गया, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आर्टिकल में नहीं बताया गया, बट आपने पढ़ना है वो। ये फैक्ट्स हैं, बेसिक फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल भी पढ़ो, आर्टिकल के साथ साथ बैकग्राउंड डेटा भी क्लियर करो। जो न्यूज़ थी वो भी हमने कवर कर ली है। अब देखो भविष्य में कभी रिवाइज करना है, जो हमने अभी 4-5 पेज निकाले हैं उसको कभी रिवाइज करना है तो आप बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स कि ब्रह्मोस मिसाइल डील क्या है, इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल डील, ये पूरा सेक्शन आप बहुत ईजिली यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं जितना भी कुछ आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट, GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से लिंक कर सकते हैं। बात हो रही है कि एयर पोल्यूशन जो है ये भारत के अंदर में सोलर पावर आउटपुट को कम करता चले जा रहा है। 2023 में ये 9.6% से इसने भारत की सोलर पावर आउटपुट कैपेसिटी को कम कर दिया था। ये एक स्टडी में डेटा पब्लिश हुआ है। जबकि चाइना बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है यहाँ पर। वो कैसे समझते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को?
लेकिन इस आर्टिकल पर फर्दर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कौन से पीडीएफ? ये पीडीएफ आप अपने सामने देख पा रहे हो शानदार से, चाहो तो प्रिंट आउट करवाओ, चाहो तो आप एज इट इज रीड करो। ये सारे के सारे पीडीएफ्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लेकिन ये पीडीएफ्स आपको मिलते कहाँ पर हैं? केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का बहुत ही छोटा सा फी पेमेंट है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाना, ये सामने आपको नंबर दिख रहा है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पीडीएफ्स मिलेंगे। याद रखिएगा, पुराना कंटेंट भी अवेलेबल रहेगा, तो आपका अमाउंट ये जो पे करोगे ना आप, ये हाथों हाथ रिकवर भी हो जाना है, ये याद रखिए। क्योंकि जनवरी 2025 से भी कंटेंट चाहिए होगा, जनवरी 2026 से भी कंटेंट चाहिए होगा, वो सारे के सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं हमारे इसी ग्रुप के अंदर में। चलिए, तो शांग्री-ला डायलॉग के बारे में बात हुई, ये क्लियर हुआ। और ये मामला चल रहा था कि भाई एयर पोल्यूशन की वजह से जो भारत का सोलर आउटपुट है ये 9.6% से घट गया था 2023 के अंदर में। ये पर्टिकुलर एक स्टडी के अंदर में मेंशन किया गया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ पूरा का पूरा मैटर एग्जैक्टली है क्या। एक स्टडी पब्लिश हुई है नेचर सस्टेनेबिलिटी के अंदर में, और इसमें यह पता चलता है स्टडी के अंदर में कि जो एयर पोल्यूशन है ये धीरे धीरे करके जब ये प्रदूषण बढ़ता है तो सोलर पैनल की पावर कैपेसिटी को कम कर देता है। आप देखते हैं ना, आपने जो सोलर पैनल्स लगा रखे हैं, आप में से काफ़ी लोगों ने लगवाए होंगे, तो उसको रेगुलर बेसिस पे साफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साफ नहीं करोगे और अगर बहुत ही ज़्यादा डस्ट उसके ऊपर में जमी रहेगी, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये जो स्टडी है ये बताती है कि किस तरीके से जो मतलब एयर पोल्यूशन है, जैसे सेम हमने देखते हैं ना डस्ट वगैरह जम जाता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी होती है पैनल्स की वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर एयर पोल्यूशन के साथ में, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरा लग रहा है। ये एयर पोल्यूशन इंडिया की सोलर पावर जनरेशन को 9.6% से इसने कम कर दिया 2023 में। और पता है इतना कम होना मतलब कितना लॉस है हमारी एनर्जी का? इतना कम होना मतलब कि 15 टेरावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अप्रॉक्सीमेटली लॉस होना। इतनी बिजली लॉस कर चुके थे हम 2023 के अंदर में। ठीक है, ये लॉस परसेंटेज इंडिया में ये कहोगे कितना है? ये 9.6% ही तो है, अपने आप में नंबर बहुत ज़्यादा है। और अगर आप दुनिया से कंपेयर करोगे तो और भी कम, और भी ज़्यादा है। क्योंकि जो ग्लोबल एवरेज, ऐसा नहीं है कहीं पर लॉस नहीं होता, ये पोल्यूशन की वजह से एनर्जी में लॉस होता है, लेकिन ग्लोबल एवरेज आपको देखने को मिलेगा 5.8% का। इंडिया में जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है। कहाँ? ग्लोबल एवरेज दुनिया भर में जो लॉस हुआ है एनर्जी का सोलर पावर जनरेशन में एयर पोल्यूशन की वजह से वो 5.8 है, लेकिन इंडिया में कितना है? 9.6%। अब बात करते हैं चाइना की, आगे चाइना की बात करेंगे, लेकिन ये जो स्टडी है ये स्टडी हमको ये दिखाती है कि कैसे जो एयर पोल्यूशन है वो एक मेजर चैलेंज बनता चले जा रहा है भारत के क्लीन एनर्जी सेक्टर में। भाई और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। अब ये कैसे हो रहा है? देखो, ये हो रहा है एरोजोल्स की वजह से। एरोजोल्स वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर में हमेशा सस्पेंडेड रहते हैं, हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। अब होते क्या है इसके अंदर में? एरोजोल्स बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे इसमें सल्फेट, कार्बन पार्टिकल्स, डस्ट, स्मोक या दूसरे और भी पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये एरोजोल क्या करता है? कई बार सनलाइट को ब्लॉक कर देता है। तो सूरज की जो किरणें आ रही हैं वो सोलर पैनल पर आने से पहले ही क्या कर दी गई? ब्लॉक। तो एरोजोल्स की बात हो गई। भाई छोटे छोटे पार्टिकल्स ये जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड हैं, इनमें बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, जैसे सल्फेट, कार्बन पार्टिकल्स, डस्ट, स्मोक या दूसरे और भी पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं। एरोजोल्स की जब बात आती है तो यही एरोजोल क्या करता है दोस्तों? अर्थ के सरफेस पर जो सनलाइट पड़ती है वो सनलाइट पड़ने से पहले या तो ब्लॉक कर देगा या उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो सनलाइट जब ब्लॉक हो जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सोलर पैनल पे कम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी। यहाँ पे डस्ट वाला केस नहीं है, मैं बता रहा था ना कि आपको ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। यहाँ पे पोल्यूशन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो मैंने आपको समझाना है। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हो कि पैनल्स के ऊपर जो डस्ट वगैरह जम जाता है उससे भी उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो अर्थ के ऊपर में जो सनलाइट है वो सोलर पैनल्स कम सनलाइट को रिसीव कर रहे हैं, और जितनी कम सनलाइट आएगी उतनी ही ज़्यादा कम बिजली का प्रोडक्शन होगा। तो यही है एग्जैक्टली यहाँ पर सोलर पावर का लॉस। तो इंडिया ने ऑलमोस्ट 9.6% ऑफ इस सोलर पावर जनरेशन पोटेंशियल को खोया 2023 में। कारण एरोजोल्स था। और ये कितनी एनर्जी है लॉस हुई भी, ये हम लोगों ने डिस्कस किया।
ठीक है, और ये नंबर्स सिग्निफिकेंटली बढ़ता चले जा रहा है। आप देखोगे 2017 या 2023 के बीच का डेटा है कि पोल्यूशन से रिलेटेड जो घाटा है, जो लॉसेस हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोलर इंस्टॉलेशंस, वो इंक्रीज हुए हैं। और जो हर साल यहाँ पर ये लॉस है, ये धीरे धीरे करके और बढ़ता चला जाएगा अगर हम सही तरीके से अपना जो ये पोल्यूशन है इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो। और इंडिया के अंदर में एक वन ऑफ द हाईएस्ट पोल्यूशन रिलेटेड सोलर पावर लॉस देखने को मिला है इन द वर्ल्ड। नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा, 9.6% एनर्जी का लॉस हम लोगों ने किया है, जो अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी एवरेज नंबर ऑफ द वर्ल्ड। अब चाइना से कंपैरिजन करें तो चाइना ने भी सोलर पावर लॉस किया है, लगभग कितना, 61.3 टेरावाट आवर, ये इतना इनका लॉस है। लेकिन इंडिया का लॉस यहाँ पर इससे ज़्यादा है। चाइना का टोटल मिलाओगे तो चाइना का लॉस भी 7.7% था, जबकि चाइना ने सोलर पैनल्स को ज़्यादा की कगार में लगा रखा है। तो मतलब मैनेजमेंट अच्छा है, पोल्यूशन को कंट्रोल कर रखा है। जबकि इंडिया के अंदर में आप देखोगे तो ये 9.6% है, जो सोलर पावर लॉस हुआ है 2023 में 9.6% है। चाइना ने अप्रॉक्सीमेटली 2023 के अंदर में 793.5 टेरावाट ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। चाइना ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल किया है, ठीक है। लॉस हुआ है लेकिन फिर भी इंडिया के कंपैरिजन में कम है। तो ये बात हो गई। अब प्रश्न यह है कि चाइना ने अपने लॉसेस को रिड्यूस कैसे करा। उसके पीछे का रीज़न है कि चाइना ने अपने लॉसेस को रिड्यूस किया है कुछ नए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करके। फॉर एग्जाम्पल, जो इनके देश में कोल प्लांट्स होते हैं, कोयले वाले प्लांट्स जिससे बिजली बनाई जाती है, उससे भी बहुत सारा प्रदूषण निकलता है और ये जो एरोजॉल्स हैं इसकी वजह से सनलाइट वगैरह ब्लॉक हो जाती है। तो जो कंट्री है चाइना, इन्होंने अपने कोल प्लांट्स को अपग्रेड कर दिया। इन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर वो वाली टेक्नोलॉजीज़ प्रेजेंट होंगी जो पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगी। FGD वगैरह हो जाता है, जो है ना, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के वगैरह के बारे में बात करते हैं, आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन्होंने क्या किया, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को ऑलरेडी कम कर दिया। यानी कि ये जो प्रदूषण है, ये एमिशन है, ये कम हो गया। अब जब एमिशन कम हो गया तो भाई सनलाइट, सन रेज आराम से यहाँ पर पहुँचेंगी, और जब आराम से पहुंचेंगी तो यहाँ पर सोलर पैनल तक रीच करेंगी और सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी को बढ़िया मात्रा में जनरेट करेगा। ये है मामला यहाँ पर। फिर क्वेश्चन है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी, जो चाइना इंट्रोड्यूस कर रहा है और जो इंडिया को भी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे कोल प्लांट्स हैं और वो जो कोल प्लांट्स हैं वहाँ से बहुत सारा प्रदूषण होता है, एरोजोल्स निकलते हैं और वो सल्फर वगैरह जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर को और डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर यहाँ पे हमें कोल प्लांट्स में से जो प्रदूषण निकल रहा है उस प्रदूषण को साफ करना है, यानी कि उसमें से सल्फर वगैरह अगर हम लोगों ने रिमूव करना है, तो उसके लिए यहाँ पे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना होगा। अब ये FGD है क्या? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एक पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ की जाती है। पोल्यूशन को, प्रदूषण को कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी जो थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ की जाती है। थर्मल पावर प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जहां पे हम कोयला जलाकर बिजली का प्रोडक्शन करते हैं। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर यही FGD है जो सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो क्या करेगा, सल्फर को रिमूव कर देगा इस पोल्यूशन में से, और सल्फर के बिना यहाँ पर ये जो गैस है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही होगी। यानी जो प्रदूषण निकल रहा है उसमें से सल्फर निकाल दिया जाता है, सल्फर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है इस फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी से। और सल्फर अगर कम रहेगा एटमॉस्फेयर में तो इससे एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा, एसिड रेन का फॉर्मेशन यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि इसी सल्फर की वजह से एसिड रेन बनती है, और एरोजोल कम से कम बनेंगे। और जब ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी तो ऑब्वियसली एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, सोलर पावर बढ़िया हो जाएगा और ज़्यादा सनलाइट हमारे सोलर पैनल्स तक पहुंच रही होगी, जिससे कि इंक्रीमेंट होगा हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो इंडिया की जो सिचुएशन है रिगार्डिंग फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन वो क्या है कि भाई इंडिया का जो पोल्यूशन रिलेटेड सोलर पावर लॉस है ये अपने आप में अनचेंज है बिटवीन 2013 एंड 2023। यानी कि लगातार पोल्यूशन हो रहा है और लगातार यहाँ पे हमको लॉस होता चले जा रहा है सोलर पावर्स के अंदर में। तो चाइना की तरह हमें एक बढ़िया स्टेप उठाना होगा, लेकिन हम क्या उठा रहे हैं? नहीं। 2025 में देखो घोषणा तो की गई थी, अनाउंसमेंट भी किया गया था कि ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के यूनिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ये कोल प्लांट्स लगाएंगे, लेकिन ये नए नियम के तौर पे प्रेजेंट कर दिया गया और ये बोल दिया गया कि भैया जो ये कोल वाले प्लांट्स हैं, जो बड़े बड़े शहरों के पास कोल प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, केवल उनको लगाना है FGD यूनिट्स। फिर बोल दिया गया कि जो कोल प्लांट्स हमारे क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज में प्रेजेंट हैं उनको लगाना है FGD, या जो दूसरे और प्लांट्स हैं उन पे लगाना है FGD। तो सभी के ऊपर में FGD नहीं लगाना है, ये बोल दिया गया, ठीक है। जबकि यहाँ पर हम ये कर सकते थे, कंप्लीट फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट सभी जगह पर अप्लाई कर सकते थे।
तो ये बात हो गई यहाँ पर कोल प्लांट्स के बारे में। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि वाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट में एक बहुत बड़ा सपना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, यह है एग्जैक्टली हमारा टारगेट। और ये जो एयर पोल्यूशन है, ये केवल यहाँ पर पब्लिक हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, यही एयर पोल्यूशन हमारे रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर में भी इम्पैक्ट डाल रहा है। समझे? तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। जितना बढ़िया एयर पोल्यूशन कंट्रोल होगा, लोगों की हेल्थ भी इंप्रूव रहेगी और हम लोग अपने रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन को भी बढ़ा पाएंगे। यही इस आर्टिकल में बोला जाता है। ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर, जिसमें एरोजोल्स के बारे में याद रखना। यही छोटे से फैक्ट हैं, पूछ लिया जाता है, फिर हम सोचते हैं भाई ये कहाँ से पूछ लिया, कितनी डेप्थ पूछ ली है। एरोजोल्स यहाँ पे वो फाइन पार्टिकल्स हैं जैसे सल्फेट, कार्बन, डस्ट, स्मोक सस्पेंडेड, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट है, ये सारे के सारे एरोजोल्स हैं। एरोजोल्स करते क्या है? ये कई बार सनलाइट को, जो सूरज की किरण है, उनको ब्लॉक कर लेते हैं, जिससे सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पर कम हो जाती है। तो ये एरोजोल्स की बात हो गई, इनके यूजेस की बात हो गई, और उसके बाद में इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है वो हमने समझा। इसमें एक खतरनाक चीज़ है एफजीडी, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। इसका मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ है सल्फर डाइऑक्साइड को कोल प्लांट से हटा देना, रिमूव कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अब जो ये अगला आर्टिकल है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम का है। अच्छे से सुनिएगा मामला क्या है। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 है, इसमें डेटा आया है और डेटा में पता चलता है कि देश के अंदर में ओबेसिटी के केसेस, मोटापे के केसेस, डायबिटीज़ के केसेस एंड सी सेक्शन बर्थ की बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। मोटापा बढ़ा है, डायबिटीज़ बढ़ी है, बहुत सारी समस्याएं शरीर से संबंधित देखने को मिली हैं, और सी सेक्शन बर्थ यानी कि जो सर्जरी के माध्यम से बच्चे का जन्म होता है ना, वो केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आप देखोगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में भी, क्योंकि ऑपरेशन करते वक्त एक बच्चे का जन्म होता है तो नॉर्मल डिलीवरी आजकल कम होती है। हम देख पाते हैं मेजोरिटी ऑफ केसेस सर्जरी के आते हैं कि ऑपरेशन से जो बच्चा है वो जन्म लेता है। लेकिन ये जो सी सेक्शन बर्थ हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और कई बार यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में, क्योंकि सर्जरी में पैसा ज़्यादा लगना है, तो उन सब चीज़ों के चक्कर में भी जो सी सेक्शन है उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो ये छठा डेटा है, ये रिकॉर्ड देता है और कहता है कि ओबेसिटी के अंदर बढ़ावा हुआ है, और सी सेक्शन बर्थ स्पेशली आपको सदर्न स्टेट्स में बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर सी सेक्शन वाले जो बर्थ कैटेगरीज हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। वो इसके अंदर में डेटा शेयर किया गया है। ठीक है, अब इस पूरे आर्टिकल के डेटा को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही डेटा आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है आपके मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, सोसाइटी के पर्पज़ से, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, बहुत सारे और भी जगह है जहाँ पे इसमें यूज़ करा जा सकता है। अब क्वेश्चन है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का छठा डेटा। तो ये 6 डेटा है जो बेसिक तौर पे बताता है देश के अंदर में ओबेसिटी, सी सेक्शन बर्थ, ये सब बढ़ रहा है। लेकिन जो सी सेक्शन है ये पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु के अंदर में ज़्यादातर हमको देखने को मिला है। ये बात हम लोगों ने समझ लिया है। अब प्रश्न यह है कि पहले तो फैक्ट जान लो प्रीलिम्स के लिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कंडक्ट कौन करता है। तो ये 2023-24 वाला डेटा कंडक्ट करने वाली बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ध्यान में रखिएगा, ये कंडक्ट करने वाली बॉडी है, लेकिन इसकी जो मेन नोडल एजेंसी है जो बेसिक तौर पे यहाँ पे सर्व करती है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस। आप लोगों से 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का मतलब ये कौन से मंत्रालय में आता है? तुम्हें पता है हेल्थ की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये नहीं पूछेगा। पूछेगा इसकी नोडल एजेंसी कौन है। तो नोडल एजेंसी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन सर्विसेज। इस सर्वे के अंदर में लगभग 7 लाख लोगों का रिकॉर्ड रखा गया है। 715 डिस्ट्रिक्ट जो हैं भारत के, उनको कवर किया गया है। इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर में जो डेटा प्रेजेंट होता है, ये डेटा पॉपुलेशन को लेकर हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैमिली वेलफेयर, फर्टिलिटी, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ एंड सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इन सभी सेक्शंस के ऊपर में डेटा प्रोवाइड करवाता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, कि भाई देश के अंदर में पॉपुलेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सारे केसेस इसके अंदर में कवर होते हैं। क्लियर हो गया। फिर आती है बात यहाँ पर ओबेसिटी की। ओबेसिटी डिस्कस कर रहे थे, तो ओबेसिटी के केसेस देश में इंक्रीज हुए हैं। इस डेटा ने बताया 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज वाले लोगों के अंदर में, वैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 था उसमें पता चलता था 24% लोग इस पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया में ओबेसिटी का शिकार हैं। अब यही डेटा पता चलता है कि भाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में इसी पर्टिकुलर एज कैटेगरी में लगभग 30.7% लोग हो चुके हैं जो मोटापे का शिकार हैं, यानी मोटापा देश में बढ़ रहा है।
और स्पेशली यहाँ पर मेन के अंदर में आप देखोगे तो ये जो मोटापा है ये 22.9% से बढ़कर 27.3% हो गया है। ये सर्वे ये भी दिखाता है कि जो ये मोटापा है, ये ओबेसिटी, ये जो ओवरवेट है, ये महिलाओं के अंदर में ज़्यादा नज़र आ रहा है। 6.7% अमंग वेमेन है एंड 4.4% अमंग मैन। और सदर्न स्टेट्स खासकर आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ये मेजर हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर ओबेसिटी और ओवरवेट एडल्ट्स वाले केसेस आ रहे हैं। यानी मोटापे वगैरह के केसेस सबसे ज़्यादा यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। एक सेकंड रुकना दोस्तों, ठीक है, एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, आप ये देखिएगा जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मोटापे वगैरह के जो केस हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे सदर्न स्टेट से निकल कर आ रहे हैं। और यहीं पर क्या होता है, यही मोटापा फिर आगे जाके डायबिटीज़ का कारण बन जाता है, लोगों को शुगर होना शुरू हो जाता है। और महिलाओं के अंदर में आज ये जो डायबिटीज़ है एक बड़ी प्रॉब्लम बनता चले जा रहा है। ये डायबिटीज़ पुरुष के अंदर भी लगभग 15.6% से बढ़कर 20.9% जा चुका है। ये मोटापे के अंदर जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ये दोस्तों यहाँ पर राइज इन डायबिटीज़ से एसोसिएटेड है, ये यहाँ पर याद रखिएगा। जितने भी हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, ये सदर्न स्टेट्स आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं बोथ राइजिंग ओबेसिटी एंड राइजिंग डायबिटीज साइमल्टेनियसली। जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पर मोटापा भी बढ़ता चले जा रहा है और मोटापे की वजह से शुगर के केसेस, डायबिटीज़ के केसेस ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट सी सेक्शन बर्थ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जब हम सी सेक्शन बर्थ की बात करते हैं तो याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं सेजेरियन सेक्शन। ये जो सी सेक्शन बर्थ है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 21.5% था 5 के अंदर में, और अब सी सेक्शन वाले जो बर्थ हैं ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अंदर में 27.2% हो चुके हैं। तो ये लगातार इंक्रीज होता चले जा रहा है, इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सी सेक्शन जो सर्जरी से होने वाले लोगों का जन्म है, बच्चों का बर्थ है, वो इंक्रीज हो गया है। और तेलंगाना के अंदर में तो सी सेक्शन बर्थ सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड करा गया है 62.2%, आंध्र प्रदेश में 52.2%, तमिलनाडु के अंदर में 46.9% के हिसाब से सी सेक्शन बर्थ को आज के समय पर नोट किया गया है। तो ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो फिगर्स दिखाई दे रही हैं, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो बेसिक तौर पे आप कह सकते हैं कि ये दिखाता है कि सी सेक्शन बर्थ देश में इंक्रीज़ हो रहे हैं। और ये कहाँ पे बढ़ रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या पब्लिक हॉस्पिटल में? तो सबसे ज़्यादा केस आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के देखने को मिल जाएंगे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर 54.1% ऑफ बर्थ थ्रू द सी सेक्शन हो रहे हैं। सी सेक्शन की वजह से 54% बर्थ हुए हैं। पब्लिक हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो सी सेक्शन की वजह से लगभग 16 to 17% यहाँ पर आपको बर्थ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सरकारी अस्पतालों में फिर भी कम हो रहे हैं, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर में सी सेक्शन की वजह से ज़्यादातर जन्म हो रहे हैं, यानी कि इस सर्जरी का इस्तेमाल करके बच्चों का जन्म हो रहा है। फिर शहर और गांव का थोड़ा फ़र्क देखते हैं। अर्बन एरियाज़ में सी सेक्शन बर्थ ज़्यादा हो रहे हैं, रूरल एरियाज़ में आज भी सी सेक्शन बर्थ कम हो रहे हैं, ठीक है। फिर रिलेशनशिप की बात करेंगे। देखो, जैसे हमने देखा, एक महिला मोटापे का शिकार, बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार महिलाओं में यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। ओबेसिटी के अलावा फिर डायबिटीज़ हो जाता है, और डायबिटीज़, ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज़, इन दोनों के बाद में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी कई सेक्शन में कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से सी सेक्शन बर्थ की तरफ बढ़ना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो मोटापे का बढ़ना, डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ना और ये सी सेक्शन का बर्थ, ये आपस में एक रिलेशन को दिखाता है कि भाई जो मैटरनल ओबेसिटी होती है, एक महिला बच्चे को जन्म देने वाली है बट डायबिटीज़, ओबेसिटी का शिकार है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, तो प्रेगनेंसी के समय पर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। और सी सेक्शन यहाँ पर ज़्यादातर चांस जो सी सेक्शन का है वो बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। तो बच्चा है वो फिर वो मतलब मोस्ट प्रोबेबली केस ऐसा है कि जो सी सेक्शन है उसके माध्यम से उसका जन्म होगा। तो ओबेसिटी, डायबिटीज़, सी सेक्शन बर्थ आपस में इंटरलिंक है, याद रखिएगा। इसी के लिए यहाँ पे हमें ओबेसिटी को, इस मोटापे को कम से कम करना होगा अपने देश के अंदर में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है ओबेसिटी को लेकर? अकॉर्डिंग टू WHO बात हो रही है कि जो ये ओवरवेट है या ओबेसिटी है, वज़न ज़्यादा होना, मोटापा ज़्यादा होना, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो फैट है बॉडी के अंदर में इकट्ठा होने लगता है। ये फैट बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जितना ज़्यादा मोटापा उतनी ज़्यादा बीमारियाँ, ये कहावत है जो रियलिटी भी है, क्योंकि ओबेसिटी यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ चैलेंज है पूरे दुनिया में, केवल इंडिया में नहीं। मोटापे बढ़ने की वजह से लोगों में बीमारियां बढ़ती हैं, डिसेबिलिटी बढ़ती है, प्री मैच्योर मोर्टेलिटी, उम्र से पहले लोगों के जान जाने की संख्या, जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है कि भाई जब बॉडी वेट बहुत ज़्यादा रहेगा, एक्सेस बॉडी वेट रहेगा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क बढ़ जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ का। और बहुत सारा फैट बॉडी में इकट्ठा हो चुका है, खासकर पेट पर ही फैट क्यों इकट्ठा होता है? रीज़न ये है, वहाँ पे जगह मिल रही है, हाथ में, पैर में,
हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, तो इतना फैट वहाँ पे इकट्ठा नहीं होता। फैट ज़्यादातर आपका बेली पर, एब्डोमेन पर इकट्ठा होता है, क्योंकि वो बेली यूज़ में भी नहीं आ रही और वहाँ पे स्पेस बहुत है, नीचे की साइड में फैट वो झूलता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, है ना। तो स्पेशली एब्डोमेन के ऊपर में इकट्ठा हो रहा है, इसकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। और इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या करता है, ये तब होता है जब बॉडी यहाँ पर पुअर तरीके से इंसुलिन को रिस्पॉन्ड कर रही है, यानी जो ब्लड शुगर रेगुलेशन है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, शुगर यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है, डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ का एक इंसान शिकार बन चुका है, शुगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो पर्टिकुलर केस यहाँ पर आ जाता है। और इंडिया में आप देखोगे ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, इसी वजह से जब एक समय पर कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती थी, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ बदल चुकी हैं। यानी इंडिया के अंदर में मोस्ट ऑफ द केसेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बेसिकली डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बात कर रहे हैं, ये बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती। बट इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन आज भारत में बढ़ रहा है। तो हमें जो फाइंडिंग्स है वो ये कहती हैं कि बेटर न्यूट्रिशन अवेयरनेस की ज़रूरत है। देश में लोगों को सही तरीके से न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देना है, फिजिकल एक्टिविटी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है, और सी सेक्शन रेट को मॉनिटर करो। ये देखो कि आखिरकार सी सेक्शन रेट बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि सी सेक्शन रेट अगर इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, सर्जिकल डिलीवरीज यहाँ पर परफॉर्म करी जाती रहेंगी, लेकिन हमें यह चेक करना होगा कि भाई ज़रूरत है वहाँ पे या नहीं है। कुछ मल्टीपल केसेस कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में वो लोग जहाँ पर ज़रूरत नहीं होता है सर्जरी का या सी सेक्शन का, वहाँ पर भी वो सी सेक्शन को कह सकते हैं कि रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ सी सेक्शन से यहाँ पर ये सारा काम होगा। तो हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि मेडिकली रिक्वायर है भी यहाँ पे या नहीं, ठीक है। आप कुछ भी रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर, छोटे छोटे डेटाज आपको दिए गए हैं, बहुत ईजिली आप इसको रिवाइज कर पाओगे। चलिए अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? क्या ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, या फिर ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, या फिर ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल है? क्या है ब्रह्मोस मिसाइल, जरा बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD टेक्नोलॉजी प्राइमरीली यूज टू रिमूव विच पोल्यूटेंट्स फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स। जो FGD टेक्नोलॉजी है वो कौन से प्रदूषण को थर्मल पावर प्लांट से हटाने के लिए जानी जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड? अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स एज द नोडल एजेंसी फॉर कंडक्टिंग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इन इंडिया? जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है इसको कंडक्ट करने वाली बॉडी कौन सी है? और केवल बॉडी नहीं, पूछा है नोडल एजेंसी, वो नोडल एजेंसी कौन सी है? नीति आयोग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, या फिर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज के लिए बस डिस्कशन में इतना ही। कल वापस से शुरुआत करते हैं, कल फुल पावर के साथ पे, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी इंपॉर्टेंट सेशन, प्रीलिम्स बूस्टर, सब कुछ यहाँ पर कल से मिलने वाला है। चलिए आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।